हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास पारवान। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर के मुख्य टॉपिक है टेंसेज। अब टेंसेज कितने टाइप्स के हो सकते हैं, उसके यूजेज क्या है, इसके रूल्स क्या है, वो पढ़ेंगे हम। वॉइस, जो वॉइस एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वो पढ़ेंगे। नरेशन, नरेशन में आता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, तो वो पढ़ेंगे हम। मॉडल्स, मॉडल्स कितने होते हैं, उनके यूजेज क्या होते हैं, वो पढ़ने वाले हैं। क्लोजेज, जो क्लोजेज उपवाक्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वो पढ़ने वाले हैं हम। सेंटेक्स, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी जो समझौता होता है, वो पढ़ने वाले हैं। और जो सातवां टॉपिक है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में हम पढ़ने वाले हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, डिटरमिनर्स एंड आर्टिकल्स। तो फ्रेंड्स, हम टोटल कुल मिला के ये ग्रामर में पढ़ने वाले हैं। तो अब हमारा पहला टॉपिक है टेंसेज। हमारा पहला टॉपिक है टेंसेज। तो फ्रेंड्स, टेंसेज पढ़ने से पहले मुझे आपसे प्रॉमिस ये कि आप जितने भी इंग्लिश ग्रामर के वीडियो है उनको लास्ट एंड तक पूरे देखोगे। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपको इंग्लिश की ग्रामर सीखने से कोई नहीं रोक सकता। आप इंग्लिश ग्रामर सीखोगे तो क्या आप मेरी तरह दूसरों को भी इंग्लिश ग्रामर सिखाओगे। तो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक है टेंसेज। अब टेंसेज को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? काल। तो फ्रेंड्स, टेंसेज पढ़ने से पहले आपका 100% जो माइंड और कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे होना चाहिए। जो आपका दिमाग और जो ध्यान है वो यहाँ पे होना चाहिए, तभी आप टेंसेज पढ़ पाओगे, तभी आप इंग्लिश ग्रामर सीख पाओगे। तो फ्रेंड्स, टेंसेज का मतलब क्या होता है? टेंसेज का मतलब क्या होता है? तो टेंसेज इंग्लिश ग्रामर के वे रूल्स होते हैं जो हमें यह बताते हैं कि कोई कार्य कौन से समय में हुआ है। तो फ्रेंड्स, टेंसेज का हम मतलब ले सकते हैं टाइम से। क्यों? क्योंकि यह किसी भी कार्य के समय को ही तो बताता है। जैसे कि खाना पीना, रोना, हंसना, ये सब कार्य कौन से समय में होता है उसे ही तो बताता है हमारा टेंसेज। तो फ्रेंड्स, हमने टेंसेज का सीधा सीधा मतलब टाइम से ले लिया। तो फ्रेंड्स, क्या टेंसेज का केवल मतलब टाइम से ही है? देखिए फ्रेंड्स, मैं एक एग्जांपल लिखता हूं। एग्जांपल है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, इसमें देखिए कि आपका कार्य क्या हो रहा है? पढ़ाने का। और वो कौन से समय में हो रहा है? वो भी चल रहा है, वो भी पढ़ाने का काम क्या है? चल रहा है। तो फ्रेंड्स, इसमें देखिए हमारे पास क्या है? टाइम एंड वर्क। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और आ गया, क्या? कि वर्क। तो वर्क एंड टाइम का जो कॉन्सेप्ट है उसके आधार पर हम टेंसेज के टाइप्स कितने हो सकते हैं वो पढ़ने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, टाइम को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? टाइम को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? तो टाइम हमारा क्या हो गया? जो बीत गया उसे हम क्या बोलते हैं? भूतकाल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसे? पास्ट। और जो चल रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? वर्तमान काल यानी प्रेजेंट। और जो आने वाला है, जो आने वाला है उसे हम क्या बोलेंगे? भविष्य काल यानी फ्यूचर। यानी कि आप जो इंग्लिश की ग्रामर पढ़ने के बाद में बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलने वाले हो तो ये फ्यूचर का काम भी हो गया। तो फ्रेंड्स, हमने टाइम को 3 भागों में बांट दिया, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। क्या वर्क भी इसी प्रकार से पढ़ सकता है? तो फ्रेंड्स, हम एक एग्जांपल और देखते हैं। हमारा एग्जांपल है कि मैं आपको पढ़ा चुका हूं। हमारा एग्जाम्पल है कि मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो फ्रेंड्स, पहले वाले एग्जाम्पल में देखिए जो कार्य था पढ़ाने का वो चल रहा था, और दूसरे वाले एग्जाम्पल में देखिए जो कार्य था पढ़ाने का वो पूरा हो चुका है। तो देखो, एक में कार्य चल रहा है और एक में कार्य पूरा हो चुका है। तो इसके आधार पर हम जो वर्क है उसको भी बांट सकते हैं। जैसे जो चल रहा था उसको हम क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस। उसको हम क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस। जो पूरा हो गया उसे हम क्या बोलेंगे? परफेक्ट। और एक होता है अनिश्चित, जिसे हम बोलते हैं इंडिफिनिट।
और एक होता है कोई कार्य किसी समय से चल रहा होता है तो उसे हम बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने टाइम को 3 भागों में बांट दिया, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इसी प्रकार से हमने वर्क को भी बांट दिया कि जो चल रहा था उसे हमने बोला कंटिन्यूअस, जो पूरा हो गया उसे हमने बोला परफेक्ट, जो अनिश्चित है उसे हमने बोला इंडेफिनिट, और जो किसी समय से लगातार चल रहा है उसे हम बोलेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो फ्रेंड्स इसके आधार पर हम टेंसेस के टाइप्स बना सकते हैं, आसानी से इसके जो टाइप्स है वो बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमने टाइम को बांटा था प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हमने टाइम को बांटा है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो देखो टाइम को बांट दिया हमने, अब वर्क को बांटेंगे। तो प्रेजेंट में वर्क सब हमारा टाइम क्या रहेगा, प्रेजेंट का रहेगा, और जो कार्य रहेगा वो क्या रहेगा, इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार से हमारा टाइम तो क्या रहेगा, पास्ट रहेगा, टाइम तो क्या रहेगा, पास्ट रहेगा, और कार्य क्या रहेगा, इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमारा टाइम रहेगा फ्यूचर, और हमारा जो कार्य रहेगा वो रहेगा इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो फ्रेंड्स देखिए, प्रेजेंट के टोटल कितने टेंस हुए, 4, पास्ट के टोटल कितने टेंस हुए, 4, और फ्यूचर के टोटल कितने टेंस हुए, 4। तो देखो टोटल हमें कितने टेंसेस पढ़ने हैं, 4 प्लस 4 प्लस 4 इक्वल टू 12 है। यानी हमें 12 टेंसेस के रूल्स पढ़ने हैं, 12 टेंसेस की स्ट्रक्चर पढ़नी है, 12 टेंसेस के यूजेस पढ़ने हैं, और जो 12 टेंसेस होते क्या है वो पढ़ने हैं। तो फ्रेंड्स अब आप सबको पता चल गया होगा हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो फ्रेंड्स इसे दूसरा क्या बोलते हैं हम, प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसे दूसरा नाम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो फ्रेंड्स अब बात यह है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। तो प्रेजेंट का मतलब वर्तमान समय रहेगा, इंडेफिनिट या सिंपल का मतलब साधारण या कोई अनिश्चित कार्य रहेगा। तो हम बोल सकते हैं कि वर्तमान समय में कोई भी जो अनिश्चित या साधारण कार्य होता है उसे दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो हमें परिभाषा पता चल गई, डेफिनेशन पता चल गई कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कहां किया जाता है। तो वर्तमान समय में अनिश्चित या सामान्य कार्य को दर्शाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसकी हिंदी पहचान क्या होती है, उसकी हिंदी पहचान क्या होती है, हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भी हमारा हिंदी का वाक्य होगा उसके अंत में हमें ता है, ती है, ते है, ता हूं, ते हो आदि शब्द मिलेंगे।
तो हम समझ जाएंगे कि वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फ्रेंड्स जरूरी नहीं है हमें पूरे वाक्यों में यही मिले कि ता है, ती है, ते है, ता हूं, ते हो आदि शब्द ही मिले। फ्रेंड्स कुछ वाक्यों में ता है, ती है नहीं मिलते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ खड़ा हूं तो ये प्रेजेंट सिंपल की बात ही है, मैं अभी यहाँ खड़ा हूं। तो और कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, तो वहां पे ता है, ती है, ते है नहीं मिलते हैं, फिर भी वहां पे प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है हर वाक्य में ही हमें ता है, ती है, ते है, ता हूं, ते हो मिले। तो फ्रेंड्स हिंदी पहचान है कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ते हो आदि शब्द मिलते हैं, तो हम समझ जाएंगे वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग ही करना है। तो फ्रेंड्स इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? तो हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया क्या होती है? जो आपकी मेन वर्ब होती है उसके साथ में जो क्रिया आती है उसे हम सहायक क्रिया बोलेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है? डू एंड डज। डू एंड डज। अब डू किसके साथ आता है और डज किसके साथ आता है? तो फ्रेंड्स जो अपना डू है वो आएगा फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन प्रोनाउन के साथ। फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन प्रोनाउन के साथ। और जो प्लूरल सब्जेक्ट अपना, और जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ भी डू का प्रयोग किया जाता है। और इसी प्रकार से जो डज है उसका प्रयोग कहां किया जाता है? डज का प्रयोग जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है उसके सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे हम। थर्ड पर्सन प्रोनाउन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो फ्रेंड्स हमें पता चल गया कि डू का प्रयोग कहां करना है और डज का प्रयोग कहां करना है। डू का प्रयोग करेंगे हम फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन के साथ या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और डज का प्रयोग करेंगे हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। फ्रेंड्स ध्यान देना कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन का सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए। तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स अब ये जो हमारे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होते हैं? तो जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं उसमें आता है अपना आई और वी। उसमें क्या आता है? आई और वी। सेकंड पर्सन प्रोनाउन में क्या आता है? यू। क्या आता है? यू। और जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है उसमें क्या आता है? ही, सी, इट, दे। ये होते हैं प्रोनाउन। और इसमें हम नेम भी लेते हैं जो प्रोनाउन नहीं है, जो नाउन है, जो नाउन है। यहाँ पे ये प्रोनाउन नहीं है, यह नाउन है, लेकिन डज के साथ में हम ये लेते हैं। तो फ्रेंड्स डू का प्रयोग कहां किया जाता है, डज का प्रयोग कहां किया जाता है, पता चल गया होगा। अब इसकी मेन वर्ब आती है। जो मेन वर्ब होती है उसे हिंदी में बोलते हैं हम मुख्य क्रिया। क्या बोलते हैं? मुख्य क्रिया। अब ये मुख्य क्रिया क्या आती है इसमें? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी इसे हम बोल सकते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फ्रेंड्स समझ में आ गया हिंदी पहचान क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की परिभाषा क्या होती है, मेन वर्ब क्या आती है। तो फ्रेंड्स एक बार इनको नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसका अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य यानी जिसमें नेगेटिव सेंस नहीं हो। जिस वाक्य में नेगेटिव सेंस नहीं हो तो वहां पे सकारात्मक वाक्य हो जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसकी हिंदी से इंग्लिश बनाएंगे तो हम किस आधार पर बनाएंगे? तो फ्रेंड्स इसके लिए हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर है, कुछ फॉर्मूला है। वो क्या है कि हम सबसे पहले उस वाक्य का सब्जेक्ट लिखेंगे। सबसे पहले हम उस वाक्य का सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फिर ऑब्जेक्ट के बाद में जो आपका वाक्य है
जिसमें बचा हुआ जो पार्ट है वो आ जाएगा। तो फ्रेंड्स जो एस नई चीज है यहाँ पे, तो ये एस कब लगाएंगे? एस हम जब लगाएंगे जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो उसकी वर्ब के साथ में एस लगाना है। यानी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, एक वचन करता होगा, तो उसकी क्रिया के साथ हम एस लगाएंगे। और फ्रेंड्स अब यह है कि एस कब लगाना है और एस कब लगाना है। तो फ्रेंड्स देखिए, एस कब लगाना है? जब आपके शब्द में एस एच सी एच डबल एस एक्स और ओ हो, तब हम ई एस लगाएंगे, तब हमें ई एस लगाएंगे। और यदि ये नहीं हो तब हम केवल एस लगाएंगे। तो फ्रेंड्स एस या एस कब लगाएंगे और एस कब लगाएंगे और ई एस कब लगाएंगे, पता चल गया होगा। तो फ्रेंड्स जैसे एग्जांपल देखते हैं, मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखता हूं। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए, ता हूं हमें पता चल गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो फ्रेंड्स इसका कोई नेगेटिव सेंस आ रहा है? नहीं आ रहा। तो नहीं आ रहा मतलब हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हमें सबसे पहले इसका सब्जेक्ट लिखना है। तो इसका सब्जेक्ट क्या है? मैं। इसका सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो मैं को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आई। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, तो वर्ब क्या है? लिखना। लिखना को क्या बोलते हो? राइट। क्या बोलते हो? राइट। ऐसे यस लगेगा? अरे सर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ ऐसे यस नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे आई राइट कहेगा। फिर आगे देखिए, आगे क्या है? व्हाइट बोर्ड पर, तो यहां पे आ जाएगा ऑन दी व्हाइट बोर्ड। फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमारा दूसरा एग्जांपल देखिए कि कुणाल मेरे साथ रहता है। कुणाल मेरे साथ रहता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ता है, हमें पता चल गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो फ्रेंड्स इसमें कोई नेगेटिव सेंस आ रहा है? नहीं आ रहा। तो नहीं आ रहा मतलब हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपके सामने है। तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? कुणाल। अब कुणाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कुणाल ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी व्यक्ति का नाम है। तो फ्रेंड्स कुणाल के बाद में रहना। अब रहना को इंग्लिश में बोलते हैं लिव। अब ऐसे यस लगेगा? हाँ सर लगेगा। क्यों? क्योंकि कुणाल किसी व्यक्ति का नाम है और सिंगुलर है। तो ऐसे यस लगता है। अब एस लगेगा या एस लगेगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ई है तो हमारा क्या लगेगा? एस लगेगा। फिर आगे क्या है? मेरे साथ यानी विद मी, यानी विद मी। तो कुणाल लिव्स विद मी, कुणाल मेरे साथ रहता है। वे रोजाना अंग्रेजी पढ़ते हैं। वे रोजाना अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो हमारा देखिए यहाँ पे ते है के अकॉर्डिंग हमें पता चल गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। नेगेटिव सेंस नहीं आ रहा तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे। क्या बोलते हैं? दे। फिर पढ़ना क्या बोलते हैं? रीड। क्या बोलते हैं? रीड। अब देखिए आगे, ऐसे ऐसे लगेगा? नहीं लगेगा सर, क्योंकि ये क्या है? प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है। तो आगे है ऑब्जेक्ट क्या है इसका? इंग्लिश। क्या है? इंग्लिश। इसमें और कुछ बचा है? हाँ सर बचा है। क्या? रोजाना। क्या? रोजाना बचा है। तो रोजाना को बोलते हैं डेली। क्या बोलते हैं? डेली। फ्रेंड्स अगला एग्जाम्पल देखिए, मैं यहां हूं। मैं यहां हूं। तो फ्रेंड्स इसमें कोई ता है, ती है, आ रहा है? नहीं आ रहा। फिर भी ये प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो इसमें सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आई। अब यहां हूं तो आई एम हियर। आई एम हियर। अब यहाँ पे एम के अकॉर्डिंग हमें समझना कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इजेमार के साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, यानी आईएनजी फॉर्म आती है। हमारे यहाँ पे आईएनजी फॉर्म नहीं लगा है। जब आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते हैं तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस ही होता है। तो फ्रेंड्स इनको एक बार नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स
अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक वाक्य क्या होते हैं? जिसमें नेगेटिव सेंस आए, जिसमें नकारात्मक आता है तो वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, फिर डू या डज लेंगे, फिर नॉट लेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लेंगे और फिर अदर लेंगे। तो फ्रेंड्स एक बात याद रखना यहाँ पे कि जब भी डू और डज आए तो वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ऐसे यस नहीं आता है। तो फ्रेंड्स एग्जांपल देखिए, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। फ्रेंड्स हमारा एग्जांपल है मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। तो देखो ता हूँ हमें पता चल गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो फ्रेंड्स इसमें नेगेटिव सेंस आ रहा है तो नकारात्मक वाक्य हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो सबसे पहले इसका हम लेंगे सब्जेक्ट क्या है? आई। आई के साथ में डू और डज में से क्या आएगा? डू। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ही है। फिर डू के बाद में नोट, फिर क्या है? स्पीक या टेल, स्पीक या टेल, फिर ए लाई। तो आई डू नॉट स्पीक या टेल ए लाई, आई डू नॉट स्पीक ए लाई, आई डू नॉट टेल ए लाई। तुम दवाई नहीं लेते हो, तुम दवाई नहीं लेते हो तो ते हो हमें पता चल गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो तुम यू, अब यू के साथ में डू और डज में से क्या आएगा? डू। फिर नॉट, अब लेना हो क्या बोलते हो? टेक। क्या बोलते हो? टेक। और दवाई को क्या बोलते हो? मेडिसिन। नेक्स्ट एग्जांपल है वह कोशिश नहीं करती है, वह कोशिश नहीं करती है। तो ती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया तो वह। अब सी या ही, सी क्यों? क्योंकि ती है आ रहा है तो सी आ जाएगा। सी के साथ में डू और डज में से क्या आएगा? डज आएगा। क्या आएगा? डज। क्यों? क्योंकि ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन का सिंगुलर सब्जेक्ट है। फिर क्या आएगा? नोट। फिर क्या आएगा? नोट। फिर कोशिश करना, कोशिश करना क्या बोलते हो? ट्राई। क्या बोलते हो? ट्राई। अगला एग्जांपल देखिए कि तुम उसे नहीं जानते हो। तो यू के साथ डू एड से डू नॉट नो। अब उसे क्या बोलते हैं? हिम या हर। तो फ्रेंड्स नोट कर लीजिए इनको। फ्रेंड्स अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य, यानी जिसमें हमें कोई प्रश्न पूछी जाए, हमें कुछ बात पूछा जाता है, कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वो सेंटेंस हम पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो दो टाइप से बनाए जाते हैं। कौन से? एक तो हेल्पिंग वर्ब टाइप से और दूसरा डब्ल्यूएच वर्ड टाइप से। तो फ्रेंड्स जो हेल्पिंग वर्ब टाइप है उसमें आपका आता है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। तो हम जिस जो टेंस पढ़ रहे हैं उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, तो हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब आएगी यहाँ पे। तो देखो फ्रेंड्स सबसे पहले आएगा डू और डज, फिर आपको उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, और फिर फ्रेंड्स जो मार्क ऑफ क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन मार्क, जो मार्क ऑफ साइन, यानी क्वेश्चन मार्क साइन आएगा यहाँ पे। क्वेश्चन मार्क के जो साइन है वो आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। तो फ्रेंड्स देखिए एक चीज ध्यान देना कि यहाँ पे डू और डज जा रहा है तो हम यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेंगे। तो एग्जांपल देखिए फ्रेंड्स, क्या तुम खेलते हो? तो देखिए फ्रेंड्स हमें कैसे पता चलेगा कि हेल्पिंग वर्ब से है या डब्ल्यूएच वर्ड से है? तो फ्रेंड्स आपका दो वर्ड याद रखना कि यदि यस और नो में आपका प्रश्न है उसका आंसर आ रहा है तो वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला है। यानी कि जो हमारा ये शब्द है ये सबसे पहले मिलेगा। कौन सा शब्द? ये क्या शब्द हमें सबसे पहले मिलेगा? तो हम समझ जाएंगे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला है। और यदि यस और नो से आंसर नहीं मिले तो हम समझ जाएंगे डब्ल्यूएच वर्ड टाइप से है, और इसमें जो प्रश्नवाचक वर्ड है वो बीच में कहीं भी मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए क्या तुम खेलते हो? तो देखो तुम के अकॉर्डिंग क्या आएगा? डू, फिर यू, वर्ब क्या है? प्ले, प्रश्नवाचक
चिन्ह। क्या तुम वहां रहते हो, तो यू तुम के अकॉर्डिंग क्या आएगा, डू यू। अब रहना हो क्या बोलते हो, लिव, वहां, देयर, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या वह तुम्हें पढ़ाता है, तो क्या वह, तो वह के अकॉर्डिंग डज आएगा हमारा, क्या आएगा, डज ही टीच यू, इंट्रोगेटिव साइन। इसी प्रकार से फ्रेंड्स जो डब्ल्यू एच वर्ड टाइप है उसमें सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, फिर आपका डू और डज आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर जो बच गया वो आएगा, और अंत में क्वेश्चन मार्क साइन आएगा। तो एग्जांपल देखिए, तुम क्यों रोती हो, तुम क्यों रोती हो, तो हमारा एग्जांपल है तुम क्यों रोती हो। तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड क्या है, वाई, वाई के बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या लेनी है, डू और डज में से, तो तुम के अकॉर्डिंग डू यू ट्राई। अगला देखिए, वह क्या कहता है, वह क्या कहता है, तो वह क्या कहता है, क्या, व्हाट डज ही से। अगला देखिए, हम कहा जाते हैं, ते हैं प्रेजेंट इंटेंस, कहा जाते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, तो डब्ल्यू एच वर्ड टाइप से है, तो क्या आ जाएगा, वेयर, क्या आ जाएगा, वेयर। फिर हम के अकॉर्डिंग डू, फिर वी, जाना क्या बोलते हो, गो। तो फ्रेंड्स देखिए, जो डब्ल्यू एच वर्ड कौन कौन से हो सकते हैं हमारे, तो डब्ल्यू एच वर्ड है वो हो सकती है वू, whom, whose, which, how many, how much, why, what, when, where आदि। तो फ्रेंड्स जो हमारा डब्ल्यू एच वर्ड है वो वूज, वूम, विच, हाउ मेनी, हाउ मच, व्हाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, ये सब हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार इनको नोट कर लीजिए। और फ्रेंड्स एक और होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, और उसमें क्या होता है, हमें एक नोट वर्ड लगाना होता है, ये लगाना होता है। तो फ्रेंड्स जो आपका नोट है वो हम कहाँ लगाएंगे, उसमें या तो सब्जेक्ट के बाद में लगता है, और कई बार सब्जेक्ट से पहले यहाँ पे डोंट या डजंट भी होता है, तो कई बार यहाँ लगता है, तो कई बार यहाँ लगता है। तो यहाँ पे जैसे क्या तुम नहीं खेलते हो, तो डोंट यू प्ले, या फिर डू यू नॉट प्ले, दोनों हो सकते हैं। क्या तुम वहां नहीं रहते हो, तो डू यू नॉट लिव देयर, या फिर डोंट यू लिव देयर, डोंट यू लिव देयर, ऐसे हो जाएगा फ्रेंड्स। उतार लीजिए इनको। फ्रेंड्स हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसका जो बेसिक्स है वो पूरा हो गया है। फ्रेंड्स अब हम आपको घर से करने के लिए कुछ ये एग्जांपल दे रहे हैं, कुछ एक्सरसाइज दे रहे हैं, तो आपको इन सभी एक्सरसाइज की इंग्लिश बनाने की कोशिश करनी है। और हम अगले जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसके यूज पढ़ने वाले है, इसके उपयोग कहाँ किए जाते हैं वो पढ़ने वाले है। तो फ्रेंड्स हम अगले वीडियो में इनकी इंग्लिश भी बनाएंगे और जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उनके यूजेज भी पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स इनको नोट कर लीजिए।